नमस्कार, मेडिटॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल नायर, जो कि MBBS हैं और सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनिल नायर ने कैलिफोर्निया से बेसिक कार्डियक इमरजेंसी में ट्रेनिंग ली हुई है। फिलहाल ये जयपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिलहाल ये जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक सरकारी अस्पताल में। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने कैलिफोर्निया से एक FCCS का ट्रेनिंग ली हुई है, तो सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि FCCS है क्या। FCCS फंडामेंटल क्रिटिकल केयर सपोर्ट एक ऐसा कोर्स है जिसमें कार्डियक लाइफ इमरजेंसीज़ के बारे में पेशेंट्स को देखा जाता है। जिस तरीके से कार्डियक इमरजेंसीज़ में हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट आते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के पेशेंट्स आते हैं और जिनकी हृदय की गति एकदम तेज़ हो जाती है और चेस्ट पेन के पेशेंट्स आते हैं। इन सारे केसेस को इमीडिएटली आप किस तरीके से उन पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, वो इस कोर्स में सिखाया जाता है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है और इससे अपने जितनी भी एक्यूट इमरजेंसीज हैं कार्डियक पेशेंट की, उनको आप हर हद तक आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये BLS और ACLS ये भी क्या हार्ट से रिलेटेड ही है? बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसा कोर्स है जिसमें कार्डियक इमरजेंसी, ट्रॉमा इमरजेंसी और सारी अदर इमरजेंसीज भी ट्रीट की जाती हैं। जिस तरीके से मास कैजुअलिटी होती है या कहीं कोई भूकंप आ जाता है और या फिर कहीं कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कार्डियक इमरजेंसी आ गई, उसमें क्या है, पेशेंट की बेसिक लाइफ को बचाने के लिए किस तरीके से मैनेज किया जाए। उसका एयरवे है, उसका सर्कुलेशन है, उसकी ब्रीदिंग है, ABC मैनेजमेंट जो होता है, पेशेंट की जान को बचाना इज बेसिक लाइफ सपोर्ट। जी डॉक्टर साहब, आप कतर में ट्रॉमा इमरजेंसी के भी मेंबर हैं। आपने कैलिफोर्निया से ये ट्रेनिंग ली हुई है और जयपुर में आप अभी सेवा दे रही है अपनी। तो आपको क्या लगता है कि इस ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है? क्या ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से सबको मिली हुई है चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को, या कितनी ज़रूरत है अभी इस ट्रेनिंग की? अगर आपको इमरजेंसीज ट्रीट करनी है, अगर पेशेंट्स आपके पास इमरजेंसी के आते हैं, तो इन कोर्सों का बहुत महत्व है। बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसा कोर्स है जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पे लेमैन तक को दिया जाता है। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है या एक टैक्सी चलाता है उसका ड्राइवर है या आपके साथ में कोई कलीग काम कर रहा है, तो उन सबको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे क्या इमीडिएट पेशेंट की केयर होती है। एक पेशेंट आपके पास पहुंचे, उससे पहले साइट पर उसको एयरवे मेंटेन कर दिया, उसको ऑक्सीजन दी गई है, उसके हार्ट की रेट उसको सही मैनेज कर लिया है, या कोई ट्रॉमा का पेशेंट है उसके हाथ में प्लास्टर मतलब स्लैब लगा दिया है, या मोबिलिटी उसकी चेक कर ली है। मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करके उसको एक निश्चित रूप से उसको नज़दीक की चिकित्सालय में पहुंचाना, ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक कोर्स। जी, आपने बिल्कुल बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक कोर्स के बारे में हमें बताया। आप काफ़ी टाइम से जयपुर में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या कहीं आपको कमी लगी जयपुर के, राजस्थान के चिकित्सालयों में कि इस कोर्स की अभी पूरी जानकारी नहीं है या इस कोर्स की अभी ज़रूरत है काफ़ी? क्या आपको कहीं कमी लगी यहाँ पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स बड़े अच्छे लेवल पे कार्य कर रहे हैं, उनमें जो स्टाफ है, अब ये क्या है, एक्रीडेशन का एक सिस्टम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप सर्टिफाइड कोर्सेज आप करे हुए होने चाहिए। जितने भी नए नए हॉस्पिटल्स हैं, उन नए नए हॉस्पिटल्स में स्टाफ को अगर लिया जा रहा है तो वो एक्रीडेशन के हिसाब से लिया जाता है। उसमें एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसमें वो देखा जाता है कि BLS किया हुआ है या नहीं है। जिस तरीके की कार्डियक इमरजेंसीज में जैसे ICU है, CCU है, इन जगह जितने भी स्टाफ अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में है, इवन अपने SMS में भी है, इवन बाहर सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बेसिक लाइफ सपोर्ट किए हुए कुछ लोग हैं। बाकी इस कोर्स की बहुत अहमियत है और सारे स्टाफ को, इवन पैरामेडिकल स्टाफ को, इवन नॉन क्लिनिकल स्टाफ को भी BLS की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपने BLS के बारे में बताया, तो हार्ट स्पेशलिस्ट, आप हार्ट के भी काफ़ी आपने कोर्स किया हुआ है और हार्ट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं, और बेसिक लाइफ सपोर्ट आपने बताया उसके बारे में। तो किस तरह से शुरुआती दौर में अगर हार्ट अटैक पड़ता है तो उसको किस तरह के में शुरुआती उपचार क्या रहनी चाहिए उसमें? एक हार्ट अटैक के पेशेंट को सबसे पहले जो लक्षण होते हैं, घबराहट होना, सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में दर्द होना, सारे शरीर में पसीने हो जाना
और लास्ट स्टेज में उस पेशेंट को बेहोशी आना। ये 4-5 लक्षण होते हैं जिनको अपन हार्ट अटैक के लक्षणों में गिनते हैं। तो इमीडिएटली इस तरीके के पेशेंट्स को सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसका एयरवे मेंटेन करना है, उसको सांस अच्छे तो उसको एक तो खुले में ले जाना है, खुले में लेकर के उसको अच्छे तरह हवा मिले जिससे वो सांस आराम से ले सके। दूसरी चीज़ होती है उसकी हार्ट रेट मेंटेन करना, जिसे अपन सर्कुलेशन कहते हैं। हार्ट रेट मेंटेन करने के लिए उसको एक आराम से एक ऐसी जगह पे फ्लैट सरफेस पे उसको लेटाया जाना चाहिए, लेटा करके और सांस उसकी प्रॉपरली अगर मेंटेन हो तो अगर उसको किसी भी तरीके के पहले अगर लक्षण हैं, पहले अगर हार्ट अटैक आया हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली उसको टैबलेट देना है, उसके जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट की गोली रखना है और उसको नज़दीकी चिकित्सालय में लेकर के पहुँचाना है। किसी भी तरीके से ऐसे पेशेंट को ना तो चलने दिया जाना चाहिए, ना उसको वॉक करने के लिए बोलना चाहिए, उसको इमीडिएटली उसी जगह पर आप लेटा दें, क्योंकि हार्ट रेट अगर बढ़ेगी तो चेस्ट पेन बढ़ेगा और उस चेस्ट पेन को कम करना है प्लस उसके हार्ट को सर्वाइव कराना है और एयरवे को मेंटेन करना है। ये उसके लिए हम बेसिक लाइफ सपोर्ट जब तक कि नज़दीकी चिकित्सालय में वो पहुंच जाए या एडवांस केयर उसको मिल जाए। जी डॉक्टर साहब, आपने ही बताया बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस केयर के बारे में बताया, हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में बताया। अब हम ये जानना चाहेंगे, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, मौसमी जो बीमारियां होती हैं, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, तो किस टाइप के मरीज़ आपके पास अभी आ रहे हैं? इन दिनों में जैसे अभी बारिश का मौसम है, कुछ गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं वो हैं फीवर के, बुखार के, और दूसरा है दस्त, उल्टी, डायरिया, वॉमिटिंग जिसे हमें कहते हैं। तीसरी आँखों में कंजक्टिवाइटिस अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बट डायरिया, वॉमिटिंग एंड खांसी, जुकाम, गला खराब होना प्लस बुखार के पेशेंट है। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, तो सबसे ज़्यादा भी आपने बताया डायरिया के आ रहे हैं, बुखार के आ रहे हैं, वोमिटिंग वगैरह के, तो किस उम्र वर्ग के लोगों में ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? ज़्यादातर बच्चे लोग हैं, जिन बच्चों को गला खराब हो रहा है, बुखार है, खांसी है, इस तरीके की दिक्कतें हैं। बाकी बड़े जो लोग हैं, अडल्ट एज ग्रुप में जो आते हैं, उन लोगों को बुखार की ज़्यादा समस्या है, बुखार प्लस कंजेशन गले में। जी, तो डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि डायरिया वगैरह के, तो ये डायरिया दर्शकों को बताना चाहेंगे हम कि डायरिया क्या है, और बारिश का मौसम है, गर्मी भी पड़ रही है अभी, इन मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय क्या होने चाहिए, प्राथमिक उपचार जो होते हैं, ताकि वो घर पर ही इन बीमारियों से बच सके? डायरिया एक दस्त का रोग है और दस्त के रोग में पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन से हट कर के ज़्यादा बार दस्त जाता है, 3 से 4 या 4 से ज़्यादा बार दस्त जाना डायरिया की कैटेगरी में आता है। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, पानी का, शरीर में जो पानी विद्यमान होता है उस पानी का लॉस होता है, उससे शरीर में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, एकदम चक्कर आना, घबराहट होना, शरीर शिथिल हो जाना, ये सारे ऐसे लक्षण हैं। प्लस जो कमजोरी आ जाना, इससे बेहोशी भी आ जाती है, इवन डायरिया से मृत्यु भी होना संभव है। इसलिए घरेलू उपचार के रूप में पेशेंट को उसी लेवल पे इतने ज़्यादा अगर दस्त हो रहे हैं तो फटाफट उसको पानी दें, नमक चीनी का घोल दें और या तरल पदार्थ दें, नारियल का पानी दें, शिकंजी बना के दें, दही दें, छाछ दें। इस तरीके से क्या है, जब तक वो अपने हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे तब तक एटलीस्ट उसका जो फ्लूइड लॉस है, पानी का जो शरीर का लॉस है, वो बराबर उसको मिल जाए, इतनी ज़्यादा उसकी शारीरिक स्थिति खराब ना हो, ज़्यादा शारीरिक शिथिलता ज़्यादा ना हो, तो वो अपन घरेलू उपचार करें, तरल पदार्थ दें। उसके बाद में आप नज़दीकी सेंटर पर जा, क्योंकि ये वायरल डायरिया है, वायरल डायरिया में यूजुअली ज़्यादा दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको घरेलू उपचार प्लस उसकी केयर करने से ही उसका दस्त का इलाज संभव है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया डायरिया के बारे में, लेकिन आमतौर पर जो एक जनरल बीमारियां चल रही हैं, मौसमी बीमारियां जो हैं, तो एक आम आदमी को इतनी जानकारी नहीं होती, वो घबरा जाता है, छोटी सी बीमारी होती है उससे घबरा जाता है। तो एक इन बीमारियों से बचाव किस तरह से, गर्मियों के मौसम में खान पान में क्या सावधानी बरत के वो इन बीमारियों से दूर रह सकता है? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सभी अपने दर्शकगणों से कहना चाहूँगा कि दस्त, बुखार, खांसी ये वायरल डिजीज़ होती है। इन वायरल डिजीज़ में आप हमेशा ये ध्यान रखें कि क्लाइमेटिक जो चेंज होता है उस चेंज में आप ऐसा ना करें जिससे इमीडिएटली आपको वो अफेक्ट करे, जैसे कि फ्रिज का पानी पीना है, एकदम ठंडा पानी ले लेना, क्योंकि गर्मी होती है तो आप चाहेंगे कि आप ठंडा पानी लें, तो इमीडिएटली आप जो भी वेदर चेंज होता है तो उससे आपका गला खराब हो सकता है, उससे आपको बुखार आ सकता है,
जैसे कि आप एकदम गृष्ट भोजन ले लें तो आपको दस्त हो सकते हैं, या आप खाना ही ना खाएं तो भी आपको दस्त हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें लें, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लें, और एकदम ठंडा न लें, एकदम गर्म न लें। सर्दी से गर्म एकदम एसी से आप जाके इमीडिएटली आप धूप में ना जाएं। धूप में जाएं तो अपना कवर करके जाएं, ढक के जाएं, जिससे आपको धूप का इफेक्ट ना हो, बुखार ना आए। ये छोटी मोटी केयर करके ही, घरेलू उपचार करके ही आप काफ़ी सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर अनिल नायर से हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल मेडिटॉक्स में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ आज मेडिटॉक्स में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल नायर, सरकारी अस्पताल में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया अभी काफ़ी बीमारियों के बारे में बताया हमें, मौसमी बीमारियों के बारे में, किस तरह से बचाव कर सकते हैं हम इन बीमारियों से। डॉक्टर साहब, अब हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे हम, आजकल ट्रैफिक काफ़ी हो रहा है और ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट भी काफ़ी हो रहे हैं। तो ये जानना चाहूँगा मैं कि जो ये एक्सीडेंट होते हैं, सीरियस कंडीशन में आपके पास पेशेंट आते होंगे, तो आप उन कैजुअलिटीज़ को किस तरह से संभालते हैं? मास कैजुअलिटीज़ जब भी आती हैं जब कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, जिसमें ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें ज़्यादा लोग उस एक्सीडेंट में ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी कैजुअलिटीज़ में यूजुअली प्री हॉस्पिटल एंड पोस्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है। मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचने से, नज़दीकी चिकित्सालय पर पहुंचने से पहले का मैनेजमेंट कुछ अलग तरीके से होता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में तो फिर आपका टीम वर्क काम करता है। जो प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मैं उसमें स्पेशली दर्शकों को कहना चाहूँगा, उसमें दर्शकों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि रोड साइड पे आम जनता होती है। आम जनता ऐसे टाइम में फ्रैक्चर, अपने जो भी ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं उनको इस तरीके से डील करें जैसे कि अगर 5-6 पेशेंट एक साथ हो गए, उनमें जो क्रिटिकल पेशेंट है जिसको बचाए जाने की संभावना होती है, उस पेशेंट को आप इमीडिएटली एक प्लेन, आप सीधे एक स्ट्रेचर पर लेकर के बिना ज़्यादा हिलाए डुलाए आप उस पेशेंट को नज़दीकी सेंटर या एम्बुलेंस में लेके या किसी भी वाहन से लेकर के आप इमीडिएटली नज़दीकी चिकित्सालय पर लेकर के जाएं। उस स्टेज में अपने को यह ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है कि उस पेशेंट को मूव नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि मूव करने से अगर उसके कोई सर्वाइकल इंजरी है, गर्दन में कोई ज़्यादा चोट लगी है, या उसके स्पाइन में ज़्यादा चोट लगी है, कमर में ज़्यादा चोट लगी है, तो उससे क्या है, उसको पैरालिटिक अटैक आने की संभावनाएं रहती है और पैरालिसिस की संभावना रहती है। इवन पेशेंट शॉक में जाकर के उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जितना ज़्यादा हो उस पेशेंट को मोबाइल ना करें, मतलब बस केवल उसको उसी स्टेज पे लेकर के और आप स्ट्रेचर पे डाल करके ज़्यादा हिलाए डुलाए बिना उसको लेकर के जाएं। तीसरी चीज़, अगर उस पेशेंट को कोई ब्लड लॉस है, कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो उस जगह आप उसको टाइट कंप्रेशन बैंडेज बांध दें, जिससे कि कम से कम उसका ब्लीडिंग रुक जाए, पेशेंट की ब्लड के लॉस से या रक्त के स्राव से उसकी मृत्यु ना हो। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि गर्दन में अपने एयरवे होता है, सांस लेने की नली होती है, तो गर्दन को हमेशा स्ट्रेट रखें, सीधी रखें। गर्दन किसी भी तरीके से मुड़नी नहीं चाहिए, उसका एयरवे मेंटेन करना है, सांस वो बराबर लेता रहे, क्योंकि ट्रॉमा में एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये सबसे 3 चीज अगर आपने मेंटेन कर ली तो आप उस पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। अगर कोई मृत व्यक्ति है वहां पर उस साइड पे, मृत व्यक्ति को आप अलग से साइड में करके उसे सबसे लास्ट में भेजें। मृत व्यक्ति अगर मृत्यु हो चुकी है, अब उसे अपन कुछ नहीं कर सकते, ऐसी स्टेज में उसको सबसे लास्ट में भेजें। सबसे क्रिटिकल वाले पेशेंट को सबसे पहले शिफ्ट करें, जिससे कि एटलीस्ट उसको इलाज तुरंत प्रभाव से मिल जाए। अब आपके पास अगर हॉस्पिटल में आ गया पेशेंट, हॉस्पिटल में आने के बाद में कोई फ्रैक्चर पेशेंट है, किसी के कोई लिवर रप्चर है, किसी के कोई किडनी रप्चर है, एब्डोमिनल इंजरी है, चेस्ट इंजरी है एंड फ्रैक्चर्स है, 4 तरीके की बेसिक इमरजेंसीज ट्रॉमा में, एक्सीडेंट वालों में आती है। उनमें आप स्प्लिंटेज दे सकते हैं, आप उसको प्लास्टर बांध सकते हैं और उसके हिसाब से आप उसको मोबिलिटी के हिसाब से आप उसका
ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और स्पेशली लेग बोन्स के फ्रैक्चर्स में अगर आपके पास में अगर ट्रैक्शन लगाने का है, पेशेंट की पैर को या लिम्ब को सीधा करना है, तो आप उसे सीधा करके आप ट्रैक्शन दे करके मोबिलिटी को रिड्यूस करके उसके ब्लड लॉस को आप रोक सकते हैं। और आपके पास में ऑर्थोपेडिशियन है या कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, तो वो अपने हिसाब से आप टीम वर्क में वो आप मैनेज कर सकते हैं। यूजुअली मास कैजुअलिटी में टीम वर्क की आवश्यकता होती है। टीम वर्क में आप काम करेंगे, सब लोग मिलकर के, उसमें एक अपना टीम लीडर होगा, वो टीम लीडर अपना इमरजेंसीज के हिसाब से उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे, और बाकी सिंपल इमरजेंसीज को आप अपना स्टाफ को डेजिग्नेट करके आप उनको कहेंगे, वो ट्रीट करेंगे। हाँ, तो इसमें टीम वर्क सबसे ज्यादा एफर्ट, टीम साइलेंटली टीम लीडर के नेतृत्व में अपना काम करे, और उसका ब्लड लॉस अगर किसी को हो तो उसका ब्लड लॉस को कंप्लीट करे, कवर करे, और आईवी फ्लूइड्स लगानी है उनको आईवी फ्लूइड्स दे। बेसिक एम होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। आपने अगर एबीसी अगर मेंटेन कर लिया है तो पेशेंट की लाइफ बच सकती है, और फिर उसके बाद होता है ट्रीटमेंट उस पेशेंट का, डिजीज का। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अगर कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट काफ़ी हो रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जो ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकना ज़रूरी है। उसको रोकने बाद जो प्राथमिक उपचार के तौर पर डॉक्टर साहब ने बताया कि उसे रोकना ज़रूरी है, उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाए ताकि कंडीशन ज़्यादा सीरियस ना हो। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपने बताया कि ब्लीडिंग रोकनी चाहिए शुरू में, लेकिन कई बार एक्सीडेंट मेजर भी होते हैं, तो उसमें अगर कोई शरीर का कोई अंग कट जाता है, शरीर से अलग हो जाता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? शरीर का कोई अंग अगर कट गया है, कट करके वो अलग हो गया है, सबसे पहले आप उस कटे हुए भाग को एक साफ कपड़े से आप उसको स्प्लिंटिंग करके उसको कंप्रेशन बैंडेज लगा करके उसको, उसकी अगर उस जगह से ब्लीडिंग हो रही है तो उस जगह से स्ट्रैपिंग करके या बैंडेज बांध करके उसकी ब्लीडिंग को रोका जाए। जैसे कि पैर का कटकर अलग होना, उसी टाइम पेशेंट की डेथ उस पैर के कटने से नहीं होगी, पेशेंट की डेथ होगी उसके शरीर से निकलने वाले खून से। तो आपको कंट्रोल क्या करना है? ब्लड लॉस। उस ब्लड लॉस को कंट्रोल करने के लिए आप उस रक्त स्राव को रोकें। इमीडिएटली रोकेंगे कैसे? एक तो उस पार्ट को थोड़ा सा आप ऊंचा कर दें, शरीर के लेवल से ऊंचा कर दें, प्लस ऊंचा करके आप उसमें स्प्लिंटेज करके टाइट बैंडेज बांधें। टाइट बैंडेज जो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, साफ कपड़ा जो भी अवेलेबल है, उससे आप इमीडिएटली उसको रैप करके टाइट बांध दें। प्लस जो टूटा हुआ अंग आपके पास में अगर है उसे साफ एक कंटेनर में डाल के, फ्रेश आइस कोल्ड वाटर में डाल करके, आप ठंडे पानी में डाल करके, या आपके पास में कोई भी साफ पानी अवेलेबल है तो भी उसमें, या फिर आप उसके पास में अगर आइस अवेलेबल है तो उसमें आइस कोल्ड वाटर में डाल करके आप इमीडिएटली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से अगर एक्सीडेंट होता है तो किस तरह से एक आम आदमी को कैसे हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, किस तरह से इंजरी को बचा सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी मौसमी बीमारियों के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया था। आजकल देखने में आ रहा है काफ़ी कुछ लोगों में चक्कर आते हैं। इस चक्कर आने की प्रॉब्लम बचपन से चालू हो रही है, छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है प्रॉब्लम, और बड़े लोगों में भी देखी जा रही है प्रॉब्लम। तो ये जो चक्कर आना होता है, क्या ये मौसम के उससे ही है या उम्र के वजह से ये चक्कर आते हैं? चक्कर आने के जो कारण हैं वो एज के अकॉर्डिंगली है और डिजीज के अकॉर्डिंगली है। एज के अकॉर्डिंगली बच्चों को यूजुअली क्या है कि आजकल का जो खान पान है वो बेसिकली इस तरीके का हो गया है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्ते की सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, या फल फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ताज़ा सब्जियां हैं, इनका उपयोग आजकल बहुत कम हो गया। बच्चे लोगों का जो वेस्टर्न कल्चर है उस हिसाब से फास्ट फूड कल्चर की वजह से बच्चे लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरीके की चीज़ें, चाउमीन और ये चीज़ें ज़्यादा सेवन करते हैं। इन चीज़ों के सेवन करने से ब्लड के अपने बॉडी में जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है। उनकी कमी होने से बच्चों में एनीमिया डेवलप होता है। एनीमिया एनीमिया होने से शरीर में कमजोरी होती है, उससे चक्कर आते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स इस तरीके के आते हैं। जो यंग लेडीज़ हैं जिनको कि रक्तस्राव होता है, उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से आते हैं। ओल्ड एज में जो भी चक्कर आना है वो या तो स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आना हो सकता है, और शारीरिक कमजोरी की वजह से हो सकता है, या फिर खान पान में किसी भी तरीके का आपकी कमियाँ हो, न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, अगर उनकी कमी उसकी वजह से भी हो सकता है। आप खान पान अगर नेचुरल रखें तो इन चीज़ों के कमियों को पूरा किया जा सकता है। प्लस शारीरिक व्यायाम,
व्यायाम बहुत ही जरूरी है, वो चाहे वो छोटे एज ग्रुप में हो चाहे वो बड़े एज ग्रुप में है। व्यायाम बिल्कुल कम होता है, हर चीज आजकल बटन ऑपरेटेड होती है, तो आपके पास में एनर्जी लॉस होने का कोई रीजन नहीं होता। इनपुट आउटपुट आप मेंटेन करें और नेचुरल चीज़ों से का सेवन करें तो आप ये सारी चीज़ों से कमियाँ। जी डॉक्टर साहब, आपने व्यायाम का कहा कि व्यायाम ज़रूरी है, लेकिन ये जो लाइफ चल रही है इस वक्त काफ़ी भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इसमें टाइम नहीं मिल पाता है। अमूमन देखा गया है कि काम ऑफिस में काम करते हुए कंप्यूटर पे ज़्यादातर बैठना होता है, तो बैठे बैठे भी सिर में दर्द और कमर में पेन होना शुरू हो जाता है, और ये बीमारी शुरुआत में तो कम लगती है, लेकिन फिर ये लॉन्ग लाइफ बीमारी बन जाती है। तो इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ना तो आम इंसान ना तो जॉब छोड़ सकता है, काम नहीं छोड़ सकता, अपना काम भी ज़रूरी है, उसके साथ उसको व्यायाम करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो इस बीमारी से कैसे बचा जाए? ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं जी। पहले स्पाइन में बहुत ही कम सर्जरीज हुआ करती थी और ओल्ड एज में सर्जरीज होती थी। आज की तारीख में मैं ऐसे केसेस को देख चुका हूं। अभी रिसेंटली मैंने केस देखा जिसकी 21 साल की एज है, IIT का स्टूडेंट है, और उसको स्पाइन में डिस्क की प्रॉब्लम होकर के और उसका ऑपरेट किया गया है, स्पाइनल सर्जरी की गई है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से एज रिड्यूस हुआ है। वो सब चीज आपकी लाइफस्टाइल से, दीज आर मॉडर्न लाइफस्टाइल के सिम्टम्स है। आपको कैसे न कैसे अपने शरीर के लिए आधा घंटे से लेकर 45 मिनट आपको निकालना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी कॉर्पोरेट में आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर पे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आप जॉब करिए, जॉब करना मना ही नहीं है, लेकिन आपको अपने शरीर के लिए 30 मिनट से लेकर 45 मिनट 6 डेज अ वीक आपको 6 दिन हफ्ते में करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करेंगे, स्पाइन की कसरत करेंगे, नेचुरल चीजें खाएंगे, ये बीमारियां काफी हद तक आप उसको पार पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर अब फिर से शुरुआत में जो हमने बातचीत की थी वहाँ आना चाहूँगा। आपने बताया था BLS के बारे में, तो BLS से जुड़ी हुई एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी मरीज आते हैं, काफ़ी इंजर्ड लोग आते हैं आपके पास। अगर एक मरीज आते हैं, 2 मरीज आते हैं, आप संभाल लेते होंगे, लेकिन अचानक कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए कि आपके पास 10-15 मरीज आ जाते हैं, तो उस स्थिति में आप कैसे संभालते हैं, कैसे टेकल करते हैं? 10-15 नहीं, मेरे पास 40-50 भी पेशेंट कई बार आ जाते हैं क्राउड में। ऐसी स्टेज में मैं मेरे स्टाफ को डेसिग्नेट करता हूँ, फिर मैं प्रायोरिटी डिसाइड करता हूँ किस पेशेंट को पहले देखना जरूरी है, उस पेशेंट को इमीडिएटली अटेंड करेंगे, बाकी सारे पेशेंट्स को अपन वेट भी करा सकते हैं। और जैसे कि अगर किसी को रिएक्शन हो गया या किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या किसी को इंजरी का पेशेंट आ गया, तो इंजरी वाले पेशेंट को पहले लेंगे, उसके बाद में आप उसका पेन रिड्यूस करके उसको मोबिलाइज करेंगे। इतने में मैं मेरे स्टाफ को बोलूंगा कि भाई वो दूसरा पेशेंट है तो आप उसको ले ले, उसको देखिए। उसमें किसी को कहेंगे अपन IV फ्लूइड लगाना है तो उसको ड्रिप लगाना है, उसको ड्रिप। आज सुबह मेरे पास एक पेशेंट आया जिन्होंने कुछ खाने में कोई फूड पॉइजनिंग हो गई थी। फूड पॉइजनिंग होते ही उनको सीवियर इचिंग होने लगी, बर्निंग होने लगी और सारे शरीर पर ददोड़े हो गए। तो मैंने सारे पेशेंट्स को, बाकियों को छोड़ करके मैंने उसको प्रायोरिटी में अटेंड किया। इमीडिएटली उनको बेहोशी आने लगी, तो फट से मैंने उनको अपने जो क्लोरफेनेबिन मेलेट इंजेक्शन है, एलर्जी का जो इंजेक्शन है, प्लस उसके लाइफ सेविंग बेसिक लाइफ सपोर्ट मेरा काम आया उस समय। तो उसको हमने इंजेक्शन लगाए, उसको लिटाया, उसके वाइटल्स नोट किए, ब्लड प्रेशर नोट किया, लंबे लंबे उसको सांस लेने के लिए कहा, एयरवे मेंटेन किया। इतने में इमीडिएटली वो और बेहोशी की तरफ जाने लगे। तो आप अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट आप किए हुए होते हैं, मैंने सर्च के नीचे से तकिया हटाया, एयरवे को मेंटेन किया, कार्डियक उसके सर्कुलेशन के लिए शॉक में नहीं जाए तो पेशेंट को IV फ्लूइड लगा करके हमने उसको 2 बॉटल का IV फ्लूइड लगाया। IV फ्लूइड लगा करके उसका सर्कुलेशन को मेंटेन करके ब्लड प्रेशर मेंटेन किया, साथ में सपोर्टिव ड्रग्स दे करके आप उस पेशेंट को आपने क्योर किया। उस पेशेंट को करीब मैंने आधा 1 घंटे तक मैंने अपने पास रखा, नहीं तो उसको SMS भेजना पड़ता, और ट्रीट करके और उस पेशेंट को हमने यहाँ से बिल्कुल सही करके और घर भेजा। तो डॉक्टर साहब, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट का आपने ये बहुत ही जरूरी कोर्स है, वो काम आई वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब सब लोगों को लेना बेसिक लाइफ सपोर्ट का ये ट्रेनिंग जरूर दी जानी चाहिए चिकित्सा विभाग के हर एक मेंबर को। तो ये थे डॉक्टर अनिल नायर जो हमें बता रहे थे बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। डॉक्टर अनिल नायर कैलिफोर्निया से, इन्होंने बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग ली हुई है। इन्होंने बताया कि चिकित्सालयों में हर एक मेंबर को, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इस ट्रेनिंग की बहुत सख्त आवश्यकता है। डॉक्टर अनिल नायर ने आज हमें बताया, मौसमी बीमारियों के बारे में बताया, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया, उनसे सुरक्षा के उपायों के बारे में बताया, किस तरह से प्राथमिक उपचार किया जाए इन बीमारियों का। डॉक्टर अनिल नायर ने यह बताया रोड एक्सीडेंट में किस तरह से इंजर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले कैसे उसकी देखरेख की जाए, डॉक्टर अनिल नायर ने यह भी बताया।
तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।